तो आप यकीन करें ना करें, वो ईद का दिन था हमारे लिए। और आज अच्छा हुआ ये था कि शाम में मगरिब के बाद में मैंने देखा तो कहीं रिजल्ट दिखा नहीं मुझे, यूपीएससी के साइड पे लटके हुए थे हम सब। उसके बाद में जो है एक फ़ोन आया मेरे को सादिर बागवान साहब का, जो हमारे साथ में इसी मिशन पर लगे हैं, पूरी तहरीक जो है तो उन्हीं से ली है। तो उनका फ़ोन आया कि सर मुबारक, दोनों स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गए। तो आप यकीन कीजिए कि वो जो सेंटेंस था मुझे आज भी याद है, वो पूरा मेरे आम पर काटे थे। मैं बताता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो मुझे नीचे लगता है, क्योंकि वो हिस्टोरिक मोमेंट था हमारे लिए। और ये भी हिस्टोरिक मोमेंट इसलिए है कि इस कैंपस ने जो 2 IAS या IRS दिए हैं, ये हिंदुस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है। औरंगाबाद के फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से मुझे मदरसे में जाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और मैं और मेरे भाई ने मदरसे में एजुकेशन हासिल किया है। यहाँ पे कुचखेड़ा में जो मदरसा है, पार्ट टाइम में हम स्कूलिंग किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने 11th में, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से था और 11th के लिए मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो मदरसे में हमारा एक माहौल था कि डर का माहौल था, साइंस से बहुत डरते थे कि साइंस में एडमिशन लेना है मतलब कि खुदकुशी करनी है, ठीक है। लेकिन वो खुदकुशी मैंने करने को ठान ली थी। तो मैं जब यहाँ पे आया तो 400 साढ़े 400 बच्चे एक साथ बैठे हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद में उसमें सब बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट से पढ़े हुए थे। अब सर या एक कोई मैडम थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो रोल नंबर पूछ रहे थे। तो अटेंडेंस हो रही थी। अब मुझे इंग्लिश में रोल नंबर बोलना था। मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट, कभी इंग्लिश में मैंने रोल नंबर बोला नहीं है। अब मेरा रोल नंबर था 401, ठीक है। और वहाँ पे जो कॉन्वेंट के स्टूडेंट थे वो जहाँ पर भी 0 आ रहा था बीच में उसको 401, ठीक है, वो ऐसे बोल रहे थे। तो मैं गया और घबराहट में मैंने नॉट 1 बोल दिया, ठीक है। तो सब बहुत हंस रहे, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था, मतलब मेरा पूरा फेस रेड हो गया था, बहुत मतलब डर लग रहा था कि इतने लोगों के सामने मतलब बेइज्जत हो रहा हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने एटलीस्ट इतना तो इंग्लिश में बोलना सीख लिया था, क्योंकि फिर मैंने बाजू में जो एक फ्रेंड बैठा था उसको भी मैं जानता नहीं था, तो मैंने उसको कागज पे लिखकर बताया कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं खड़ा हुआ, सारी क्लास मुझे देख रही है, ठीक है। और उसने मुझे बताया कि इसको 401 बोल दो, बोले आप, ठीक है। तो मैंने 401 बोल दिया, मेरा काम खत्म हो गया। मैं उसके बाद में एक 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद मैं 45 मिनट बैठा, लेकिन ये जो हीट थी, ठीक है, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, 45 मिनट तक मैं क्लास में मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन उस दिन मैंने एक बात सीखी कि सीखने के लिए इंसान को कभी भी छोटा बन के रहना चाहिए और सीखना इंसान को बंद नहीं करना चाहिए। वही प्रोसेस थ्रू आउट द जर्नी मुझे मतलब हेल्प किया है कि इस जर्नी में मैं जहां भी गया हूं मुझे इतने लोगों से इतना अच्छा सीखने को मिला है, क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें पता नहीं थी, ठीक है। कि बहुत बार में उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो ट्रांजिशन था उसमें मुझे बहुत टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन टाइम टेकिंग था, लेकिन हो जाता था, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज जो उस इंसिडेंट से या उससे पहले से मतलब मैंने सीखी है कि आपको हमेशा मतलब छोटा बन के रहना चाहिए और छोटा बन के अपने सीखने के प्रोसेस को कभी बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपको अपने बड़ों से, ठीक है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बना तो लेंगे आप, ठीक है। जो नूह भाई ने कहा है, कोशिश करूंगा कि उसके मतलब उसी को कंटिन्यूएशन में करूं, ठीक है। कि आपका एक फ्रेंड सर्कल तो बन गया, लेकिन फ्रेंड सर्कल में अगर आप में ईगो आ गया, आप में अकड़ आ गई, ठीक है, कि उसको तो इतना आता है या उससे ज्यादा मुझे आता है, मैं क्यों उसको बताऊं, मेरा तो बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो जिस दिन आपके पास में अकड़ आ गई, समझ लेना कि आपका डिग्रेडेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सीखने का प्रोसेस मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके बाद में मैंने 11th 12th यहाँ पे कर लिया। फिर उसके बाद में पता नहीं था कि कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। मेरे बड़े भाई BCA में यहाँ पे पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया कि BSc में ले ले, क्योंकि मैंने BCA में ले लिया, कुछ आगे फ्यूचर में दिख रहा है तो तू BSc ले ले। तो उन्होंने बोला तो मैंने ले लिया। फिर इसका कॉम्बिनेशन नहीं पता था कि सब्जेक्ट कैसे लेना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग डेस्क पे ही वो डिसाइड हुआ कि सब्जेक्ट कौन से लेना है, ठीक है। कि जैसे हेल्पिंग डेस्क पे टिक कर दिया, देन फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में फिर BSc हो गया। BSc के बाद में फिर पता मतलब मैंने सब्जेक्ट चुने थे कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री,
ठीक है। तो बीएससी हो गया, बीएससी होने के बाद में क्या करना है, तो सब बोल रहे थे केमिस्ट्री इज एवरग्रीन सब्जेक्ट, एवरग्रीन सब्जेक्ट, तो आता नहीं था, ले लिया उसमें एमएससी के लिए एडमिशन। ठीक है, वो इसीलिए लिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मतलब ये फ्रेंड सर्कल में मुझे उन्होंने मतलब ये समझा दिया था कि केमिस्ट्री के बाद में यहाँ पे जल्दी से नौकरी अवेलेबल है। ठीक है, आप एमआरशिप को जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एसईजेड है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये एसईजेड क्या होता है ये यूपीएससी में पता चला, लेकिन पहले तो ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे एसईजेड है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिसमें आराम से आपको जॉब लग जाएगी एमएससी करने के बाद में। तो फिर एमएससी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, फिर उसको मैंने शायद 3-4 महीने किया, फिर वहां से दिल हट गया क्योंकि आता नहीं था मुझे। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मुझे केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने केमिस्ट्री वहां से जैसे वैसे कंप्लीट कर लिया। और इस टाइम जब मैं एमएससी कर रहा था, मैं एक साथ 2 नाव में सवार था। मैं 2014 में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ठाना था, और मैं यूपीएससी भी कर रहा था और एमएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे एमएससी में भी परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है और मेरा यूपीएससी में भी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बुरा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं 2 कश्तियों में एक साथ सवार था। ठीक है, तो मेरा पहले बोलने का मतलब ये पूरी जर्नी जो बतानी थी मुझे, वो इसलिए बतानी थी कि इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं था। ठीक है, जस्ट यहाँ से गए, उसने वो बोला इसलिए वहां चले गए। ठीक है, फिर उधर से धक्का लगा तो इधर चले गए, फिर थोड़े दिन के बाद में डिफिकल्ट लगा, उसको छोड़ दिए, ये करने लग गए। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से मैंने ट्रायल एंड एरर से बहुत सारी चीजें सीखी है। लेकिन फाइनली जब एक बार मुझे मतलब मैं कंसिस्टेंटली फेल होता रहा, ठीक है, या मेरे को वो चीज नहीं मिली जो चीज मैं मतलब पाना चाहता था। देखो एक चीज होती है एक्चुअली, हम है ना एक वर्ड होता है हमारी तरफ में, औकात। आपने सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो उस औकात के दायरे को क्लियर करके उसको मतलब क्रैक करके आपको बाहर आना पड़ेगा, जब कुछ आप औकात से हटके कर सकते हो। नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। रज़ाउल्लाह सर, बतानी सर, अस्करी सर, ज़हीर सर, जितने भी यहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, जितने भी मेरे यहाँ पर भाई मौजूद हैं, पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, जब मैं अभी आ रहा था आज़ाद कॉलेज की तरफ, तो आखिरी बार मैं समझता हूँ कि मैं 4 साल पहले आज़ाद कॉलेज में आया। 4 साल पहले मैं आज़ाद कॉलेज आया, और दिल्ली गेट के करीब जब मैं पहुँचा, मैंने रज़ाउल्लाह सर को फ़ोन किया कि सर मैं आ गया हूँ, किस गेट से मुझे आना है, क्योंकि मुझे पता है 4 साल में काफ़ी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो सर ने कहा कि मैं गेट पर किसी को रिसीव करने के लिए भेजूँ? मैंने कहा नहीं सर, आप किसी को नहीं भेजिएगा, आप मुझे बता दीजिए। तो सर ने कहा कि मेरा जो ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को लगता है, वहाँ पर आना है। मैंने कहा सर आप किसी को नहीं भेजिएगा, ये मेरा अपना कॉलेज है और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे खुद ही आपके ऑफिस तक पहुँच जाऊँगा। आज़ाद कॉलेज की निस्बत जो हमसे रही है, ख़ास तौर से 11th-12th मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज से किया है। इसी कैंटीन में मैं बैठा हूँ, इन्हीं क्लासरूम से हमने तालीम हासिल की है। यही उस्ताद मोहतरम का नुमाया रोल रहा है हमारी तालीम के अंदर, इंस्पिरेशन देने में। बिलखुसूस रज़ाउल्लाह सर, जब भी मैं करियर से मुतालिक जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लेना होता था, मेरे वालिद साहब मेरा हाथ पकड़कर रज़ाउल्लाह सर के ऑफिस में लेकर आ जाते थे। चाहे वो 12th के बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करने की बात हो, चाहे या फिर यूपीएससी करने की बात। तो यहाँ पर रज़ाउल्लाह सर, बचपन से जब मैं बिल्कुल छोटा था, क्योंकि सेम मोहल्ले में मेरी जो है सेम मोहल्ला रहा है मेरा और रज़ाउल्लाह सर का, तो जब से लेके अभी तक के, जब अभी रज़ाउल्लाह सर मुझे सर कहते हैं तो मुझे बहुत अंदर से हंसी महसूस होती है। ये हंसी की 2 वजूहात होती है। एक तो ये कि मुझे पता है कि मैं इनके सामने हमेशा बच्चा ही रहने वाला, मैं चाहे दुनिया के किसी भी मुकाम पर पहुँच जाऊँ, लेकिन ये मेरे लिए मेरे वालिद की हैसियत ही रखेंगे। और दूसरी बात ये कि वक्त कैसे तब्दील होता है कि चंद ही सालों बाद वो बच्चा जो कि आज से 25 साल पहले उनके सामने खेलता था, आज वही उनके साथ डाइस पे बैठा हुआ है। ये वक्त का खेल होता है। औरंगाबाद से मुतालिक बात कही जा रही है कि औरंगाबाद, जो लतीफ़ साहब भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद जो है एक पिछड़ा हुआ, मराठवाड़ा जो है एक पिछड़ा हुआ इलाका है।
लेकिन मैं यहाँ पे कोट करूँगा डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब को, जब वो यहाँ पर आए थे काबिश फाउंडेशन का जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, तो वो जब यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ औरंगाबाद की सैर की, ताज होटल में ही वो क़याम किए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। और जब मैं अपने आप को देखता था, मैं अपनी हिस्ट्री को देखता था, औरंगाबाद की तारीख़ को देखता था, तो मुझे इंस्पिरेशन की कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, तो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जो थे, तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए दिल्ली में जाकर कोई और नहीं बन सकता। क्योंकि डॉक्टर साहब की अहमियत या डॉक्टर साहब की जो रुतबा है, जो मुकाम है, मुझे उस क्लास में जाकर, उन कोचिंग क्लासेस में जाकर पता चला, जहाँ पर डॉक्टर साहब की बुक्स को एज अ रेफरेंस देकर हमें पढ़ाया जाता था, और मैं शर्मिंदगी से सर नीचे कर लेता था कि मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ, सर की इस किताब का नाम भी मुझे मालूम नहीं। वहीं पे मैं जब दूसरी इंस्पिरेशन को ढूंढता हूँ तो मैं देखता हूँ रिलीजन में क्या कोई इंस्पिरेशन की कमी है। अगर मैं देखूँ तो जमात इस्लामी का वजूद डॉक्टर मोहतरम अबुल आला मौदूदी साहब से है, जो कि खुद औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी औरंगाबाद सबसे ऊपर है, रिलीजन में भी औरंगाबाद का अपना मुकाम है। वहीं पर अगर मैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करता हूँ तो वली औरंगाबादी और वली दखनी ने जो रोल प्ले किया है, ख़ास तौर से उर्दू के फिर से जो असर नौ तामीर करने में, ख़ास तौर से उर्दू शायरी के जो है फलने फूलने में, वो चीज़ को भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो औरंगाबाद का रोल ना ही पॉलिटिक्स, ना ही रिलीजन, ना ही लिटरेचर, किसी में भी पीछे नहीं है। तो औरंगाबाद की सरजमीन बेशक ज़रख़ेज़ है, ये बात, यही मिसालें, और ये कोई छोटी मिसालें नहीं है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जानने जाने वाली जो है मिसालें हैं। वहीं पर जब मैं आज़ाद कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ, मैं देखता हुआ जा रहा था, फार्मेसी कॉलेज को मैंने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को देखा, लाइब्रेरी को मैंने देखा, अभी जो 24/7 जो अभी आपका रीडिंग रूम फैसिलिटी खुली है, तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे जो दिन मैंने दिल्ली में गुजारे हैं। मुझे एक सोच मेरे दिमाग में आ रही थी कि इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बेहतरीन यहाँ पे टीचर्स मौजूद है, इतने बेहतरीन यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद है, नंबर्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद है, लेकिन अगर मैं यूपीएससी को देखता हूँ तो आज से 6 साल पहले यूपीएससी को लेकर मुझे कोई ऐसी एक बात भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती थी। मुझे खुद पता है, मैं जब सर के पास आया था और सर को मैंने कहा था कि सर मुझे यूपीएससी करना है, तो मैं शर्म के साथ ये बात कहूँगा कि सर को खुद याद करना पड़ रहा था कि औरंगाबाद में यूपीएससी का गाइडेंस देने वाला भी कोई मौजूद है। हम टीचर्स के पास गए, यहाँ तक कि मुझे मुंबई और दिल्ली जाना पड़ा ये पता करने के लिए कि यूपीएससी क्या होता है और कैसे किया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो वक्त भी था कि मुझे यूपीएससी क्या है बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज 6 साल हो गए हैं, आज औरंगाबाद की सरजमीन से माशाल्लाह 2 रिजल्ट्स भी है। आज़ाद कॉलेज में ही यूपीएससी कोचिंग से मुताल्लिक पूरा एक सेपरेट प्रोग्राम चल रहा है, काबिश फाउंडेशन औरंगाबाद में काम कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको ख़ास तौर से कहूँगा कि ये वक्त भी बहुत स्पीड से निकल जाएगा। जिस तरीके से तब्दीली आ रही है, आर्ट्स में एडमिशन बढ़ गए हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं 7th 8th 9th। जो मेरे भाई की शादी का जिक्र किया सर ने, तो मेरा काम उस दिन सिर्फ मिलना था, और मैं मिल किससे रहा था? 7th क्लास के बच्चों से, 8th क्लास के बच्चों से, जो मेरे पास आ रहे थे, मुझे कह रहे थे कि सर हमें आपकी तरह बनना है, अब आप बताइए हम अभी से क्या करें। 11th 12th के बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हमें जो है IAS करना है, क्या हम आर्ट्स में एडमिशन ले लें? तो वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक औरंगाबाद मॉडल। मैं दिल्ली में जाकर आप सबके बिहाफ पर एक ऐलान कर आया हूँ। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, जिसकी फ़ोटोज़ जो है अभी हमने अपलोड की थी, तो वहाँ पर मौलाना महमूद मदनी साहब, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब और इंडिया के जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब बैठे हुए थे। वहाँ पर मैंने एक ऐलान किया है कि सर मैं आज आपको एक औरंगाबाद मॉडल का नाम देकर जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नूर सिद्दीकी फर्स्ट और लास्ट सिलेक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे सलमान पटेल फर्स्ट और लास्ट सिलेक्शन नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह जिस दिन हम रिटायर होंगे, हमारे शहर पे हमें इतना यकीन है, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हमें इतना यकीन है कि हमारे रिटायर होने से पहले औरंगाबाद से एटलीस्ट 40 और सिलेक्शन आप देखेंगे। और क्या उसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? आज़ाद कॉलेज का ही अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ की इतनी अजीम शान लाइब्रेरी अगर आप देखें, तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट। जब मैंने 2014 में फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकाला था, जिस मोहल्ले में मैं रहता था वो मोहल्ला था साइकिल रिक्शा चलाने वालों का, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का। उसी की एक 3 नंबर गली, संगम विहार की जो 3 नंबर गली है, उसी में हमारा हॉस्टल था।
उसके फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था। रमज़ान के दिन थे, रमज़ान के फ़ौरन बाद एग्ज़ाम होने वाला था और मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी थी। प्रीलिम्स की तैयारी आप समझ रहे हैं, आपके 2 साल डिपेंडेंट होते हैं, पिछला भी और अगला भी। इस कॉलोनी बस गई थी, वहाँ पे हमारा हॉस्टल था। सो पानी का भी मसला है, गर्मी शिद्दत, आप समझ रहे हैं कि मैं मई की बात कर रहा हूँ। गालिबन 22 मई को हमारा एग्ज़ाम था। मैं उस गर्मी में बैठा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ और मेरे रूम के नीचे, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर दुकानें थी और मेरी ही बेड के नीचे एक बेकरी थी और उसी के नीचे, मेरे बेड के नीचे ओवन हुआ करता था। और वो ओवन की हीट कैसी रहती है आपको पता है कि जो रमज़ान में एक रोज़ा रखने वाले बंदे को बेहाल कर दे। लेकिन उसी हालत में, क्योंकि एक कॉज था, एक रीज़न था हमारे पास, मुझे पता था कि ये मैं अभी जो मेहनत कर रहा हूँ